औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इंशाल्लाह आज हम 3/2 से स्टार्ट करेंगे। ये गारंटी का स्टैंडर्ड है। गारंटी पिछली हमने इससे पहले चीज़ें कवर की थी, तो ये समझ लें कि पर्सनल गारंटी ही चल रही है। हमने बात ये की थी कि इस स्टैंडर्ड में गारंटी से मुराद हर वो चीज़ है जो कि किसी भी लोन को सिक्योर करने के लिए इख्तियार किया जा सकता है। इसमें मॉर्गेजेस भी आ जाएंगे, रहन भी आ जाएगा, गारंटीज भी, तमाम इकसाम की गारंटीज भी आ जाएंगी। इसमें जो चेक्स वगैरह हम लेते हैं ताकि उसकी जमानत ली जा सके, या फिर हम कोई प्रॉमिसरी नोट लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें शामिल है। अब उसकी गारंटी की फर्दर किस्में हैं। हम लोग जिस जिस चीज़ को गारंटी कहते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, उर्दू में जमानत कहते हैं, तो उससे मुराद ये पर्सनल गारंटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये उसी की कंटिन्यूएशन है, 3/2। 3/2 में ये कह रहे हैं कि जो इसका टाइटल है, गारंटिंग अननोन एंड फ्यूचर डेट्स, यानी उन चीज़ों को गारंटी करना जो कि मजहूल हैं, अननोन है, या ये कि जो फ्यूचर में जो अराइज होंगी, जो फ्यूचर में भी अराइज होंगी, उनका आउटकम भी अननोन ही होता है। क्योंकि फ्यूचर की चीज़ है, उसका होना ना होना तो वक्त पे डिपेंड करता है। और जो चीज़ वक्त पे डिपेंड मुअल्लक हो जाती है या वक्त पे डिपेंड करती है, तो उसका स्टेटस बजाते खुद मजहूल हो जाता है। तो ये इसको पढ़ लेते हैं। अ वैलिड गारंटी मे बी गिवन फॉर डेट्स द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ विच इज अननोन, यानी गारंटी उन डेट्स के लिए भी दिया जा सकता है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू अभी मालूम ना हो। अगर आपको याद हो, मैंने एक वाकया आपको सुनाया था गारंटी के हवाले से कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का जनाजा पढ़ाने से इनकार किया था, क्योंकि उस शख्स पर डेट था और वो डेट को अदा किए बगैर इस दुनिया से चला गया था। तो वहाँ हजरत अली करम अल्लाह वजहो ने ये जो डेट था वो अपने जिम्मे लिया, जमानत दी, और जिसके बाद फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई थी। अब हजरत अली को उस वक्त मालूम नहीं था कि ये डेट कितना है, लेकिन उन्होंने उसकी जमानत दी। तो इससे फुकहा ने ये इस्तेंबात किया, ये अखज़ किया कि किसी भी ऐसी चीज़ की गारंटी दी जा सकती है जिसकी जिसकी अमाउंट आपको एग्जैक्टली मालूम ना। सिमिलरली अ वैलिड गारंटी मे बी गिवन फॉर अ डेट दैट विल अराइज इन द फ्यूचर। और ये हम पीछे भी बात कर चुके थे कि गारंटी तब भी दी जा सकती है जब कोई भी इवेंट, यानी कि कोई भी फ्यूचर डेट, कि फ्यूचर में दो अशखास आपस में मामला करेंगे, तो उसकी गारंटी मैं दे दूँ। वो मामला अभी अंजाम नहीं पाया, फ्यूचर में अंजाम पाएगा, तो उसकी भी गारंटी देना फ्यूचर में जायज़ है। However, it is permissible for the guarantor to withdraw such a guarantee before a future debt is actually created. ये पिछले स्टैंडर्ड्स में भी कहीं पर ये बात आई थी कि गारंटोर चाहे तो अपनी इस गारंटी को विड्रॉ कर सकता है फ्यूचर डेट के एक्चुअली क्रिएट होने से पहले, यानी उस फ्यूचर डेट के क्रिएट होने से पहले उसको विड्रॉ कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ आज 23 तारीख है, तो मैं ये कहूँ कि मैं उन तमाम मामलात की गारंटी देता हूँ जो कि अदनान खुर्रम के साथ करेगा 30 सितंबर के बाद। तो ये बिल्कुल जायज़ है, इसको ये स्टैंडर्ड अलाउ कर रहा है। लेकिन साथ ये भी कह रहा है कि मैं 30 सितंबर से पहले पहले अपने इस गारंटी को विड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि वो इवेंट अभी आया नहीं, वो तारीख अभी आई नहीं कि जिसके बाद से मेरे ऊपर गारंटी वाजिबुल अदा होता, या जिस पर मेरे ऊपर लाजिम होता कि मैं उसकी पैरवी करूँ। वो डेट चूंकि अराइज हुई नहीं, उससे पहले पहले मैं उसको विड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, आफ्टर इसमें एक नोटिफाइंग द पर्सन। छोटा सा क्वेश्चन है, एक क्लेरिफिकेशन है कि एक तो चीज़ जी। ये होगी कि वो डेट अराइज होगा इन फ्यूचर, ठीक है। और एक मामला है, से सब सेल का कोई भी मामला है, सेल हो गई और उसकी जो ये प्राइस डेट है वो डेफर्ड है, वो डेफर्ड है। जी। अच्छा, उसने अगर उसको गारंटी किया है तो उस पर भी डेट, वो उससे पहले जो है वो अपना अपनी गारंटी रिकॉर्ड कर सकता है, वापस ले सकता है। देखिए, अगर सेल हो गई है और उसने बेसिकली गारंटी दी थी उस सेल के प्रोसीड की, कि उसने ये कहा था जी कि उधार पे बंदा जो ले रहा है वो आपको पे करेगा, तो यहाँ तो फ्यूचर पर मुअल्लक नहीं किया ना आपने। आपने जी इसको उसी ट्रांजैक्शन के साथ किया जो ट्रांजैक्शन वाकई हो चुकी है या हो रही है। जी हाँ, अगर आप ये कहते
कि अभी ट्रांजैक्शन हुई नहीं है, लेकिन आप ये कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान मुस्तकबिल में जो मुआहदा तय पाएगा, जो ये सेल आपस में करेंगे, उसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो ये गारंटी जायज़ है, लेकिन उस इवेंट के अक्कर होने से पहले, यानी एक्चुअली सेल होने से पहले पहले आप ये विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जस्ट आपको उस बंदे को नोटिफाई करना होगा। सेल होने के ठीक है। बाद नहीं। सेल होने के बाद सेल नहीं, सेल होने के बाद नहीं, सेल होने से तब जब पहले वहां पे, पहले। आपको कहने का मतलब है कि जब वहां पे डैन क्रिएट हो गया तो उसके बाद नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद आपको विड्रॉ का राइट नहीं है, क्योंकि ब्रोकर आपने नहीं है। गारंटी दी थी। हाँ, दो सब म्यूचुअल कंसेंट से हो जाए तो फिर एक अलग बात है, उसकी बात जी। आगे आएगी। लेकिन आप ठीक। खुद से विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन आप उस केस में जहां पर ये इवेंट अराइज ही नहीं हुआ, जब भी तक ये एक्चुअली सेल हुई नहीं है या मामला अंजाम ही नहीं पाया, और आपने फ्यूचर का कोई इवेंट बताया था या फ्यूचर की कोई डेट बताई थी, उससे पहले पहले आप अपना ये उसको गारंटी को विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आप उस पार्टी को नोटिफाई करेंगे, यानी जो जो जिसको गारंटी दी जा रही है, उसको नोटिफाई करने के बाद आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ मार्केट और बिजनेस गारंटी। ये याद रखिएगा, ये जो गारंटी अमूमन दी जाती है ना, जिसमें आप फ्यूचर के किसी इवेंट से मशरूत करके आप दे रहे होते हैं, तो इसको मार्केट गारंटी या बिजनेस गारंटी कहते हैं। क्योंकि नॉर्मली जो तय पाता है मार्केट में, वो इस किस्म की गारंटी होती है उमूमन। जरूरी नहीं है मतलब, लेकिन इस तरह की गारंटीज होती हैं। और इसको एक दूसरा नाम भी है, गारंटी ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। ये वो गारंटी है जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन की, यानी इस मुआहदे की रूह से वो ऑब्लिगेट होते हैं या वो अंजाम पाते हैं या लाजिम होता है। तो ये इसके चल, मुख्तलिफ नाम हैं। नॉर्मली नॉर्मली इसका मतलब ये कि जो हम गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को, अगर कोई इंस्टीट्यूशन गारंटी इशू करता है, ऑब्वियसली वो उस देन के मामले से या लेन देन के मामले से या किसी सेल के मामले से पहले देता है। तो इसका मतलब वो इवेंट तो नॉर्मली फीचर में ही होता नॉर्मली है। जरूरी नहीं है, नॉर्मली वो लेकिन नॉर्मली। इवेंट फीचर में ही होता है वो, लेकिन उससे पहले उसको ये पता है कि मुझे गारंटी जो है ना वो देनी पड़ेगी, इसलिए वो प्रिपेयर करके रखता है और एक गारंटी उसके नाम पे बना के रखता है। तो एग्जैक्टली। इनफैक्ट ये उमूमन ये उसी होता है चीज को। कि, जी। जी उमूमन ये उस वक्त होता है जब कस्टमर्स या जो दो अफराद आपस में मुआमला कर रहे हो ना, तो उनके दरमियान पहले से ही तय पाता है कि ये मैं उस शर्त पे करूंगा जब तुम गारंटी लेके आओ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक उमूमन तो ऐसा ही होता है। इवन जैसे मिसाल के तौर पे हमारे हम लोग इशू करते हैं, ये जो फर्टिलाइजर कंपनीज होती हैं, ये उमूमन मांग रही होती हैं, जो इनके छोटे छोटे सप्लायर्स होते हैं या जो इनसे खरीद कर फिर आगे, या होल सेलर कहने, तो उनसे ये उमूमन मांग रहे होते हैं कि आप गारंटी देंगे, आप गारंटी लाएंगे तो हम आपको बेचेंगे। ठीक है। तो उस वजह से फिर इसको ये कहा गया, आप इसको मार्केट या बिजनेस गारंटी कह सकते हैं। और इसका दूसरा नाम गारंटी ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। अच्छा, इसकी जो परफेक्ट एग्जांपल है, अब वो ये बता रहे हैं, इसको जमानत दर्क कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये टर्म याद रखें, जमानत दर्क। अब ये जमानत दर्क क्या है, इसको आगे देखें। एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप इज अ थर्ड party's guarantee to refund the price to the buyer if it appears that the sold commodity belongs to a person other than the seller, and this guarantee is known as जमानत दरक। क्या समझ में आ रहा है आपके, कोई बताएगा? कोई भी ट्राई बस पढ़ के बताएं क्या समझ में आ रहा है। कोई ट्राई करना नहीं चाह रहा? ये है। क्या चीज एक दफा तो ये रिपीट करेंगे? अरबी जो है ये दोबारा बता देंगे, ये समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? एक दफा ये रिपीट जो कर देंगे सर? अरबिक में ये जो हाँ, इसमें ये लिखा हुआ है ना, इज नोन एज दमन अल दारिक। ये जमानत दर्क है। ज़ात, ज़ात को अरबी में डी से नॉर्मली डिनोट करते हैं। ज़ात, ये ज़ात है, ज़ात से आप जमानत लिखते हैं ना, ये जमान उसी से निकला है। जमानत दर्क, दर्क दाल रे काफ, जो उर्दू में कहते हैं आप, मैंने ये दर्क किया, तो ये उसी वही है तकरीबन, मतलब लिखा उसी तरह से जाता है, जमानत दर्क कहता है। तो ये है। इसकी जमान पूरी तारीफ आ ये रही है ना नॉर्मली, ऊपर, इसको पढ़ के जी जी, बताएं जब क्या होगा। ये देखिए तो इसमें नॉर्मली जो, ये अगर जी खुरम बोले।
सर इसमें ये है कि मतलब अगर थर्ड जो पार्टी है वो गारंटी करती है कि बायर को, कि अगर जो सेलर है उसने किसी और का गुड्स आपको भेज दिए तो वो गारंटी, जो गारंटर है वो फिर उसकी जमानत लेता है कि वो पेमेंट करेगा आपको, मतलब रिफंड करेगा, एग्जैक्टली, सॉरी, प्राइस। सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने सही कहा। ये इन्होंने भी यही लिखा है, एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप इज अ थर्ड पार्टीज गारंटी टू रिफंड द प्राइस टू द बायर if it appears that the sold commodity belongs to a person other than the seller and this guy। अब ये मिसाल ले लें कि खुर्रम और अदनान आपस में मामला कर रहे हैं। खुर्रम अदनान से कुछ परचेज कर रहा है, लेकिन उसको ये थोड़ा सा शक है कि अदनान पता नहीं अपनी चीज दे रहा है, मुझे बेच रहा है, ये किसी और की चीज फर्ज करें उठा के ले आया और बेच रहा है, या चोरी का माल या कुछ इस तरह का माल जो कि इसका अपना है नहीं। तो वहां पर खुर्रम अदनान से कहेगा कि तुम कोई गारंटोर ले आओ और ये मुझे गारंटी चाहिए कि चीज जो तुम बेच रहे हो ये तुम्हारी अपनी है। ठीक है, तो वो जब वो गारंटी लेके आएगा, गारंटोर गारंटी देगा, और गारंटी इस चीज की देगा कि अदनान जो बेच रहा है वो अदनान का अपना है, ऐसा नहीं है कि अदनान किसी और का माल बेच रहा है। तो ये जो गारंटी दी जा रही है इसको कहते हैं दर्क, जमानत दर्क, यानी जमान वो सर। जमानत जो कि दर्क वाली है, यानी कि जो ऐसी जमानत है जो कि इस चीज की गारंटी कर रहा है बेसिकली कि ये माल अदनान का ही है, किसी और अच्छा, का नहीं है, कोई इस चोरी का माल गारंटी में ये मतलब गारंटी में उसकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के अलावा वो कमोडिटी को भी कंफर्म कर रहा है कि कमोडिटी का ओनर नहीं। यही है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। जमानत के जो हम जिसको जमानत कहते हैं ना, जी। उसके बहुत वसी माना, इवन पर्सनल गारंटी के भी वसी माना। इंशाल्लाह आगे चलकर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। और आप जी। जानते होंगे कि इस वक्त टेंडर, जो बिड बिड बॉन्ड्स होते हैं, वो भी देखा देखा जाए तो वो परफॉर्मेंस बेसिकली अश्योर करने के लिए है। इंशाल्लाह वो जब उसका वक्त आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा आपसे। तो ये गारंटी की जदीद सूरतों में बल्कि फुकाहा ने उसको जैसे जमानत दर्क है ये भी बयान किया, तो गारंटी फकत माली मामलात के लिए नहीं होती, किसी के अमल के लिए भी होती है। ठीक है, तो जमानत दर्क अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये इसलिए बता रहा है यहाँ पर क्योंकि उस माल का चोरी होना ना होना ये मजहूल है। जो ये बात यहाँ पर की जा रही है ना, इसका कॉन्टेक्स्ट समझें। ये जो ऊपर जो टॉप पे आ रहा है, गारंटीइंग अननोन या मजहूल एंड फ्यूचर डेट, यानी वो चीज जिसका होना ना होना पता ही नहीं है हमें, उसको गारंटी किया जा रहा है। जमानत दर्क इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब जरूरी तो नहीं है ना कि अदनान ने वाकई चोरी की हो। अब जो गारंटोर को जब पता होगा कि इसने चोरी की है तो गारंटी ही नहीं देगा। वो गारंटी इस बात की दे रहा है कि उसको पता नहीं है, लेकिन वो अदनान को शायद जानता है, शायद ना भी जानता हो, लेकिन वो गारंटी कर रहा है कि नहीं, अदनान जो दे रहा है ना ये इसकी अपनी चीज है। तो ये इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है मजहूल की गारंटी की। समझ लें कि ये एग्जाम्पल ऐसी है जो फिट होती है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन प्लस सोल्ड कमोडिटी दोनों की गारंटी हो गई ना? कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, कह सकते हैं। या कहीं ये ऐसा तो जमानत इसके। दर तो बेसिकली बेसिकली तो देखें वो अमल पे मरबूत है ना, वो उस पे नहीं डिपेंड करता। हाँ, ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बन जाएगा। देखिए फर्ज करें पता चल गया कि अदनान का ये माल इसका अपना नहीं था, चोरी का था। ठीक है, तो अब वो मैं जमानत दे रहा हूँ तो इट मीन्स के अब अदनान को जो नुकसान हो रहा है इसके हवाले से वो मैं फाइनेंशियली पूरा करूंगा। ठीक है, मैं जमानत ही इस बात की दे रहा हूँ कि अगर उसने अपनी चीज ना बेची, किसी और की चीज बेची, और उस चीज के देखें किसी और की चीज बेचूंगा तो होगा क्या कि कोई और आके क्लेम कर लेगा उन गुड्स पर। तो ये मुझे नुकसान हो सकता है, अदनान को इस बात का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए फिर जमानत दर का यहाँ पर कंसेप्ट आता है। ये गारंटी बेसिकली आपके अमल को करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन तो बनती ही है ना ऑब्वियसली। जब ये अगर कॉल होगा और पता चलेगा ये चोरी का माल है तो फिर ये फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन खुद ब खुद बन जाएगी। लेकिन ये गारंटी कर रहा है अमल को, डेट को ये गारंटी नहीं कर रहा। इससे पहले हमने जितने भी पढ़े थे वो डेट को गारंटी करने की बात हो रही थी कि डेट को गारंटी किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर समझ लें कि उसके अमल को गारंटी किया जा रहा है। अच्छा, ये बात फर्स्ट क्लियर है सबको? जी, फर्स्ट लाइन में तो ये देखिए, फर्स्ट लाइन में क्या कह रहा है? वैलिड गारंटी में बी गिवन फॉर द डेट, द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द विच इज अननोन। सिमिलरली इट्स वैलिड गारंटी में बी गिवन फॉर एन डेट दैट विल बी अराइज इन फ्यूचर। यहाँ पे तो डेट की, फाइनेंशियल डेट की बात ही कर रहा है यहाँ पर। ऊपर जो फर्स्ट में है, ऊपर अगर फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन हम्म में जो ऊपर हम्म ये बात कर रहा है फाइनेंशियल डेट की, और नीचे जो है ये गारंटी कर रहा है उसकी सोल्ड कमोडिटी की।
हम्म। नहीं, सही है। देखें, गारंटी जब हम कहते हैं तो वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ही होती है ना बेसिकली। चाहे वो किसी के अमल से अराइज हो रहा हो, या चाहे अब जमानत दर्क में देखें तो बेसिकली कोई डेट नहीं है, उसने तो एक चीज सेल की है ना। अब ये खुद आप एग्जांपल पढ़ें आप तो यही तो लिखा हुआ है, एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप इज अ थर्ड पार्टीज गारंटी टू रिफंड द प्राइस टू द बायर if it appears that the sold commodity belongs to a person other than the seller। वो गारंटी किसकी कर रहा है कि ये जो बंदा सेल कर रहा है वो उसी का ही है, किसी और का नहीं है। और अगर वो किसी और का निकला तो वो उस प्राइस को वापस करेगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जाकर बहरहाल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन तो बन रहा है, लेकिन वो किस चीज को गारंटी कर रहा है बेसिकली? उसके बेचने को गारंटी कर रहा है कि जो बेच रहा है ये उसकी अपनी चीज है। ठीक है, ये बात क्लियर है तो आगे चलते हैं। मजहूल वाली बात। जी 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 आगे चलिए, क्लियर है। जी आगे चलिए। चले, जी सर क्लियर है। ठीक है। अगला है 3/3, द इफेक्ट ऑफ अ पर्सनल गारंटी। ये पर्सनल गारंटी के क्या क्या तकाजे हो सकते हैं। तो उसमें से पहला इनका क्लॉज है, द क्रेडिटर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द अमाउंट ऑफ हिज डेट फ्रॉम आइदर द डेटर और द गारंटोर, एंड ही हैज अ चॉइस ऑफ क्लेमिंग हिज राइट फ्रॉम आइदर ऑफ देम। कि जो क्रेडिटर है वो, यानी कि जो जो दाइन है उसके ऊपर ये मतलब वो इंटाइटल्ड है कि वो अपनी जो अमाउंट है, डेट की अमाउंट, वो या तो डेटर से मांगे या गारंटोर से मांगे। यानी उसके पास चॉइस है। मतलब अगर आप कोई अदरवाइज कोई चीज गारंटी टैक्स में स्टिपुलेट नहीं करेंगे तो यही समझा जाएगा कि उसके पास दोनों की तरफ रुजू करने का राइट है। However, the guarantor is entitled to arrange the order of liability। हाँ, ये हो सकता है कि गारंटोर लाइबिलिटी का तरतीब बनाए, मतलब उसकी जो जिम्मेदारी है या लाइबिलिटीज हैं उसकी एक तरतीब बना ले कि वो पहले किसके पास जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बाय स्टिपुलेटिंग एट द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी that the creditor shall first claim payment from the principal debtor, and that the creditor is entitled to recourse to the guarantor for payment। मतलब उसमें वो स्टिपुलेट ये कर सकता है कि जो क्रेडिटर होगा, जो दाइन होगा, उसको ये हक होगा कि वो सबसे पहले प्रिंसिपल डेटर की तरफ जाए, जो असल मदयून है जिसके ऊपर डेट है, पहले उससे क्लेम करे। अगर वो क्लेम नहीं देता तो फिर वो गारंटोर के पास आए। ये तरतीब स्टिपुलेट की जा सकती है। ये अगर ये तरतीब स्टिपुलेटेड नहीं है तो अच्छा, उसके पास दोनों के पास जाने का राइट है। अच्छा ये तरतीब जो है वो गारंटोर जो है वो तरतीब देगा। हाँ, गारंटोर तरतीब देगा, या वो गारंटी टेक्स्ट में ये लिखा होगा कि तरतीब क्या होगा। जी और ठीक अगर है। वो इनकार करे तभी वो उसकी तरफ, गारंटोर की तरफ, कफील की तरफ रुजू का राइट रखेगा, अदरवाइज नहीं रखेगा। ठीक है, मतलब तरतीब वो कर रहा है। रुजू का तो खैर राइट है उसके पास चॉइस होगी फिर क्रेडिटर के पास। वो या तो गारंटोर से रुजू करेगा या फिर डेटर के से रुजू करेगा। लेकिन अगर वो गारंटी के टेक्स्ट में ये बात लिख दे कि सबसे पहले वो प्रिंसिपल डेटर से रुजू करेगा, और अगर वो पे ना करे, तो अगर वो रिफ्यूज करे, इनकार करे, तो फिर वो उसकी तरफ रुजू करेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इन शॉर्ट ये आपको अगर जहन में बात रखना चाहते हैं तो इसको समराइज करके अपने जहन में बिठा लें कि गारंटी की सूरत में जो डेटर है, जो सॉरी क्रेडिटर है, जो दाइन है, उसको ये हक हासिल है कि वो या तो डेटर से अपना क्लेम मांगे जब उसका टाइम आए, मतलब जब उसकी ड्यू डेट आ जाए, तो या तो डेटर से मांगे, मदयून से मांगे, या फिर गारंटोर से जिसने गारंटी दी है। दोनों में से किसी एक से मांग सकता है। देखिए, गारंटी का तो मकसद ही ये होता है ना कि गारंटी आप देते ही ये इसीलिए है कि अगर उसने अदा ना किया तो मैं जिम्मेदार हूँ। इसका देखा जाए तो उमूमन जो इसका जहन में जो मानी आता है वो तो यही आता है। लेकिन बहरहाल चूंकि उसने गारंटी दी है तो क्रेडिटर को ये राइट है कि वो गारंटोर से भी डायरेक्टली मांग सकता है। लेकिन गारंटोर चाहे तो अपना ये उस एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख सकता है कि वो पहले उसके पास जाएगा, वो अदा ना करे तो फिर मैं अदा करूंगा। ठीक है, आगे चलें। जी सर। जी जी अगला क्लॉज 3/3/2, if the creditor discharges the debtor from the debt, the guarantor, ये क्या लिखा है इस पे? मेरे ऊपर चीज आ गई, गारंटोर लिखा है आई थिंक। जी सर गारंटर गारंटर सर।
गारंटोर इज ऑल्सो डिस्चार्ज ऑटोमेटिकली फ्रॉम हिज लायबिलिटी। यानी कि जब क्रेडिटर डेटर को माफ कर दे, उसका देन उस पर माफ कर दे, उसका डेट उस पर माफ कर दे, तो साथ ही जो गारंटोर है, वकील कफील है, उसकी भी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। यानी उस पर भी जाहिर है जब डेट नहीं है तो उसके ऊपर भी ऑब्लिगेशन नहीं रहती। अंडरस्टूड बात है ये। However, if the creditor discharges the guarantor from liability, the debtor remains in debt। या ये क्या कह रहा है ऊपर वाली बात से, ये कैसे मुख्तलिफ है? सर ये अगर डेट गारंटोर को डिस्चार्ज कर रहा है लेकिन वो ओरिजिनल डेट जो है वो खत्म नहीं होगा और डेटर जो है वो उसको पे करेगा। नहीं जी। नहीं, अभी पे करने की बात नहीं, अभी तो ये कह रहा है कि बेशक वो डिस्चार्ज कर दे, वो उसको फॉरगो कर दे, लेकिन उसके डेट वो रहेगा। तो वो डेटर ही देगा। नहीं, डेट वो नहीं, रहेगा, वो कह रहा है गौर करें, ये कोई कोई और बात कर रही है। डिस्चार्ज नहीं ऑफ सर, डेट। ये सर इसमें कह रहा है कि जी शबी बोले। सर इसमें कह रहे हैं कि अगर जो जिसका कर्ज है अगर वो डेटर को यानी कर्जदार को अपने मतलब बख्श देता है यानी कह देता है कि नहीं है आपके ऊपर कोई डेट, तो गारंटर ऑटोमेटिकली उससे हट निकल जाता है। लेकिन अगर क्रेडिटर ये गारंटर को इस लायबिलिटी से बरी जिम्मा करता है कि नहीं मैं तुमसे नहीं लूंगा यानी डिस्चार्ज कर देता है, सो बिल्कुल सही, डेटर बिल्कुल का परफेक्ट। हम वहीं पे अपना बैन बरकरार रहेगा। नहीं, अगर मैं इसको दोबारा ग्रेट क्लियर कर दूं ग्रेट। तो ये इसके कहने का मतलब ये है कि जिसका जो क्रेडिटर है उसने गारंटर को कहा कि यू आर फ्री, इस ट्रांजैक्शन की देन से आप फ्री हो गए, लेकिन अब जो देन का मामला है वो सिर्फ क्रेडिटर का और डेटर का रह गया। ऐसे ही है। जी, बिल्कुल। ऐसा और ही। ये राइट उसने जो दिया है, ये राइट उसने जो है ना क्रेडिटर को दिया कि अगर वो चाहे तो वो गारंटर को फ्री कर सकता है लाइबिलिटी से, लेकिन इस सिचुएशन में जो डेट है वो सारा जो है ना वो डेटर की तरफ चला जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए दो जुमलों में फर्क को समझे। जो मैं पूछना चाह रहा था ना, इन दो जुमलों का फर्क है थोड़ा, जी आपको गौर करना पड़ेगा। यही बस ट्रिक होती है, समझ लें कि एग्जाम में यही चीज CSAA के एग्जाम में ट्रिकी हो जाती है डेटर डेटर कि वो और डेटर के इफ डिस्चार्ज होने द से डेट खत्म हो जाता है लेकिन हाँ गारंटर के डिस्चार्ज होने से डेट खत्म नहीं होता। जी एग्जैक्टली बिल्कुल, वही ये देखें, दो मैं भी दो यही सूरतें हैं। कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ बिल्कुल जी। आप सब यही, शबी ने भी इसको एक्सप्लेन किया, बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया, आप भी यही कह रहे हैं। लेकिन इसको देखें दो उसको मतलब अल्फाज को ना, दो जुमलों को आप समझें इस तरह से जहन में बिठाने के लिए कि अगर क्रेडिटर डेटर को माफ करता है तो गारंटोर खुद ब खुद फ्री हो गया, ऑटोमेटिकली इस खुद लाइबिलिटी से गवर्नमेंट फ्री हो, डिस्चार्ज हो जाता है। और बिल्कुल डेटर सही है। भी इखराज हो गया, तो और जाहिर है फिर जब गारंटर डेटर हो गया तो फिर गारंटर भी हो गया। गारंटोर भी हो गया। जी दूसरी सूरत ये कि क्रेडिटर ने गारंटोर को इखराज कर दिया, मतलब गारंटोर को कह दिया कि भाई तुम बरी जिम्मा हो। तो जब उसने गारंटोर को बरी करार दे दिया तो डेटर के ऊपर डेट तो बाकी है ना, जी बिल्कुल। मदयून के ऊपर तो डेट बाकी है, उसको तो बहरहाल पे करना है। समझ, ये बात समझ में आ रही है आप सबको? हूर और इतरत आपको समझ में आ रही है? जी सर। जी नहीं, बिल्कुल समझ में आ गई, ये बिल्कुल clear है। सही है, ठीक है। थोड़ी सी मतलब इस पे सब इजी बात है, बस समझने की बात है इसको। फिर आगे कह रहे हैं, इफ द गारंटोर सिक्योर्स अ डिस्काउंट दैट रिजल्ट्स इन पेइंग एन अमाउंट लेस देन द ओरिजिनल डेट, द गारंटोर इज entitled टू रिकवर ओनली द अमाउंट ही हैज एक्चुअली पेड टू द क्रेडिटर। ये क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि गारंटोर अगर उसको डिस्काउंट दी जाए, अगर उसको क्रेडिटर को डिस्काउंट दे दे, वो कह दे कि यार तुम खुद एक डेटर हो, सॉरी तुम खुद एक गारंटोर हो, तो चलो मैं तुम्हें डिस्काउंट देता हूँ, तुम 10 लाख मुझे पे ना करो, 8 लाख पे कर देना। तो इस सूरत में जो गारंटोर है वो, अब जाहिर है उसने पे कर दिया 8 लाख। जब भी गारंटोर पे करता है उस डेट ऑब्लिगेशन को, तो फिर उसको रुजू का हक हासिल हो जाता है मदयून की तरफ, जो डेटर है उसकी तरफ उसको रुजू का हक हासिल हो जाता है, क्योंकि उसका देन उसने अदा किया, उसका डेट उसने अदा किया। तो जब अदा किया तो उसको रुजू का हक है, हम पिछले क्लॉजेस में देख चुके हैं। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है, तो उससे वो 10 लाख नहीं मांगेगा, बल्कि 8 लाख मांगेगा। उसको रुजू का हक होगा 8 लाख के लिए, 10 लाख के लिए रुजू का हक नहीं होगा। ये अगेन नॉर्मल सी बात है, सिंपल सी बात है। ही कैन नॉट डिमांड दैट द डेटर पे द डेट इन फुल इग्नोरिंग द डिस्काउंट। वो इस चीज का डिमांड नहीं कर सकता कि डेटर फुल डेट को पे करेगा,
और डिस्काउंट को इग्नोर करते हुए। दिस रूल इज इंटेंडेड टू प्रिवेंट अ प्रोसीजर बीइंग यूज्ड दैट पोटेंशियली लीड्स टू रिबा। अब इसमें पोटेंशियल है रिबा की तरफ जाने का, ये समझने के शुभ है रिबा है, जिसकी हमने पहले भी बात की थी। क्योंकि ये बेसिकली सारी बात हो रही है डेट की। तो डेट में किसी भी किस्म का आप डिस्काउंट दें, किसी भी किस्म की आप इजाफी चीज लें, और वो डेट होल्डर के फायदे में जा रहा हो, तो उसकी इजाजत फिर आपको पता नहीं है, वो शरिया के लिहाज से रिबा के जुमरे में आता है। तो अगर वो 8 लाख पे करता है और डेटर से वो 10 लाख मांगता है, तो ये जो 2 लाख इजाफी मांग रहा है ये रिबा है। ठीक है, इसलिए इसकी इन्होंने सख्ती से मुमानियत की है। However, if the guarantor reaches an agreement with the creditor to settle the debt using a consideration, a commodity of a different type from that in which the original debt was designated, the guarantor is entitled to recover the exact amount of the commodity provided as consideration. ये क्या कह रहे हैं? पढ़ के बताएं थोड़ा सा, क्या समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे तो ये बात करा कि अगर वो उसको किसी, अगर उसने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया कि वो कंसिडरेशन कर ली कि वो किसी अदर कमोडिटी से उसको सेट ऑफ करता है या सेटल करता है सही। डेट को, सही। ठीक है। तो इन इन कोर्स के अगर डेट क्रिएट होता है, तो फिर वो सेम कमोडिटी और सेम अमाउंट की कमोडिटी जो है प्रोवाइड करेगा कंसिडरेशन ऑफ डेट। जो डेट क्रिएट होता है नहीं, उसकी जो उसने, ये कह रहा है अगर लेट से वीट दे के जो है वो सेटल करवाते हैं, और वीट जो है वो 1 लाख का डेट है, उसके अगेंस्ट जो वीट प्रोवाइड किया है वो फॉर एग्जाम्पल 1,10,000 है, तो वो 1,10,000 रिकवर नहीं कर सकता, 1 लाख रिकवर करेगा। या लेट से वीट की वैल्यू अगर 90,000 थी, तो वो 90,000 रिकवर कर सकता है। 1 लाख का जो डेट खत्म हुआ है वो 1 लाख रिकवर नहीं कर सकता। जो भी दोनों डेट बिल्कुल और सही जो है। वैल्यू ऑफ कमोडिटी में से जो कम होगा वो रिकवर करेगा। अदनान और खजर, आप दोनों ने बिल्कुल सही इसको एक्सप्लेन किया है, ये यही मफहूम है। पीछे जो बात हो रही है ना, वो पेमेंट की बात हो रही है, यानी उसी, अगर पीकेआर में उसके ऊपर है तो वो पीकेआर में पे कर रहा है। जी ठीक है। हाँ। और यहाँ मतलब जो सुलह हुई है, या जो कह उसको कहा गया कि भाई तुम्हें मैं डिस्काउंट देता हूँ, ये पीकेआर में ही हुआ है, तो फिर तो उस पर वो हुक्म लागू हो गया कि वो सेम ही पे करेगा, सेम का ही मुतालबा करेगा। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि उसको जो क्रेडिटर है उसने उसके साथ इस बात पर कर ली, सुलह कर ली, या उसको कहा कि ठीक है अब तुम ये पीकेआर में ना दो, फर्ज करो कि डॉलर में दो, या फर्ज करो कि वीट में दो, तो इसकी इजाजत है। लेकिन जो अब गारंटोर ने पेमेंट कर दी, पीकेआर की चीज उसने डॉलर में पेमेंट कर दी, या उसने वीट में पेमेंट कर दी, तो अब वो जाएगा डेटर के पास, मदयून के पास, तो वो क्या मांगेगा मदयून से? उसकी बात की जा रही है। द गारंटोर इज इंटाइटल्ड टू रिकवर द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द कमोडिटी प्रोवाइडेड एज कंसिडरेशन फॉर द डेट, और द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द डेट विच एवर इज लेस। तो इस सूरत में जो कफील या जो वो है गारंटोर है, जो उसने एक्चुअली अदा किया है, या तो वो उसका मुतालबा करेगा, या एक्चुअल जो डेट है उसकी पेमेंट का मुतालबा करेगा, विच एवर इज लेस। ये बात अच्छा, ठीक मतलब है, इसके समझ में इसके आ कहने रही का है? मतलब ये है कि इसका मतलब है या तो वो सेम कम्युनिटी, अब डेटर के और गारंटर के बीच में एक देन का मामला हो जाएगा, ऐसा ही है। या फिर जो एक्चुअल जो कम्युनिटी थी, जैसे सपोज अगर वो पीकेआर में थे, तो विच एवर इज लेस वो उसके उसको उसको देन का मामला होगा, ऐसा ही है जी, सर। मैं मिसाल देके समझाता हूँ, मजीद क्लियर हो जाएगा। फर्ज करें कि 10 लाख का डेट था, और जो क्रेडिटर था वो डेटर उससे गारंटोर से कहता है कि ठीक है तुम 10 लाख पीकेआर में ना दो, तुम मुझे डॉलर में दे दो। तो तुम एक काम करो, मुझे 10 लाख के इक्विवेलेंट कितना बनता है तकरीबन, रफली क्या कितना बनेगा? सर 2.8 मिलियन। नहीं नहीं, 10 लाख के अगेंस्ट में डॉलर कितना बनेगा? एग्जैक्टली ना बताएं, मतलब अच्छा कि 10 लाख। 10 $250 लाख के सर करीब बनेगा 10,000 कर ऑलमोस्ट। लें, 10,000 कर लें। चलें, 250 या $3,000 के करीब बनेगा। $3,000 कर लेता है। ठीक है, तीन जी। हजार डॉलर की इवज उन्होंने सुलह करी। इसको सुलह कहते हैं। हमने, अगर आपको याद हो ना, सेट ऑफ में थोड़ा सा हमने इसको पढ़ा था, सेट ऑफ में, कि इसको कहते हैं सुलह, कि आप सुलह कर लेते हैं शरी टर्म में, कि कोई भी डेट हो उसको किसी और चीज की इवज आप सेटल करते हैं। तो वो उन्होंने सुलह कर ली कि ठीक है तुम 10 लाख पीकेआर ना दो, तुम मुझे 10 लाख इक्विवेलेंट या जो भी पीकेआर 3,000 पे हो गया तो 3,000
अब उसने 3,000 पे कर दिए गारंटोर ने। उसको राइट हासिल है कि वो दोबारा से वो डेटर से रुजू करे और अपना मुतालबा करे। तो या तो वो $3,000 का मुतालबा करेगा, या वो 10 लाख एक्चुअल डेट का मुतालबा करेगा। इन दोनों में से जो भी कम होगा, विच एवर इज लेस, उसका मुतालबा करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ये इसलिए इन्होंने कहा विच एवर इज लेस, ताकि रिबा का शाइबा ना आए। इसका मतलब है कि उस टाइम अगर $3,000 है तो $3,000, या 1 लाख लेस, इसका मतलब ये है कि स्पॉट रेट की बात हो रही है, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उस दिन का ताकि जब रिबा वो ना रहे ना। मुतालबा कर रहा है, जी। बिल्कुल मुतालबा कर रहा है, तो 3,000 का रेट लगाकर देखें कितना बनता है। कोई कुछ कह रहा है, मुझे शायद समझ नहीं आ नहीं रही नहीं, है वो बात, उनका तीसरा। शायद माइक खुला हुआ है, आवाज आ रही है। ओके, चले कोई नहीं। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि अगर $3,000 दे दिए मैंने 10 लाख के एवज, अब मैं रुजू कर रहा हूँ मदयून की तरफ, डेटर की तरफ। तो या तो मैं 3,000 की इक्विवेलेंट पीकेआर कैलकुलेट करके देखूं कि वो 10 लाख से ऊपर बन रहा है। अगर वो 10 लाख से ऊपर बन रहा है तो मैं सिर्फ 10 लाख लेने का ही राइट रखता हूँ। और अगर वो फर्ज करें कि वो 10 लाख से कम बन रहा है, तो वो जो भी इक्विवेलेंट रुपीज पीकेआर में बनेगी, मैं वही लेने का राइट रखूंगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? थोड़ा सा पेचीदा मामला है, लेकिन इंशाल्लाह आप ये बात दोबारा से आप जब पढ़ेंगे ना खुद से, ये इस हमारी डिस्कशन के बाद, तो मजीद हम्म। क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, सबको क्लियर है ये पॉइंट? जी जी सर। क्लियर, आगे आगे जी चलिए। सर। सर ये समझ में नहीं आया ये, ये समझ में नहीं मतलब आया? इसमें नहीं आ रहा मैं ये समझा रहा समझ हूँ, में। कोई इशू नहीं, मैं दोबारा समझाता हूँ। देखें कि इन्होंने ऊपर एक बात की, फॉर एग्जाम्पल पाप की मिसाल ले लेते हैं और शबी की मिसाल ले लेते हैं, कि आपने और शबी ने एक मामला किया था। आप फर्ज करें कि 1 लाख रुपए का आपने उनको कोई चीज सेल की थी। अब शबी ने आपको 1 लाख रुपए देने हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए आपको अदा करना है, जी लेकिन आपने शबी से गारंटोर मांगा। तो शबी ने मुझसे कहा कि आप गारंटी दे दें। मैंने गारंटी दे दी आपको कि भाई शबी जो है वो इंशाल्लाह आपको 1 लाख पे करेंगी। वरना आप मुझसे भी रुजू कर सकते हैं, मैं चूंकि गारंटी कर रहा हूँ। अब हुआ ये कि 1 लाख रुपए अदायगी का वक्त आया, तो आपने ये कहा कि मैं ठीक है जवाद साहब आपको डिस्काउंट देती हूँ, आप गारंटोर हैं, या अदरवाइज भी मैं आपको डिस्काउंट दे देती हूँ। आप 1 लाख ना पे करें मुझे, आप फर्ज करें मुझे 80,000 पे करते हैं, 20,000 में आपको डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, तो ये सही है, मैं आपको 80,000 पेमेंट करूंगा। अब जब मैंने आपको 80,000 पेमेंट किया, तो मुझे शबी के पास जाना है, मुझे अपने 80,000 भी तो रिकवर करने हैं ना, कि मैंने जो आपको दिए हैं। तो अब मैं शबी से अस्सी जी, हजार मांगूंगा या 1 लाख मांगूंगा? वो तो आपकी मर्जी होगी, आप जितने भी 80,000। उनसे मतलब लाइक अगर लाख कर लें डिमांड या फिर 80,000। नहीं अब ये नहीं, यही तो एट्टी कंसेप्ट थाउजेंड आपको क्लियर करना है। 80,000 क्योंकि रिबा का मामला है। हाँ, यही तो आपको आपका कंसेप्ट क्लियर करना है कि देखें मैंने आपको किया 80,000 पेमेंट, ठीक है। अब मैं जी शबी से 80 से ज्यादा मांगूंगा तो ये रिबा हो जाएगा ना। मैंने आपको 80 पे किया, अब शबी के ऊपर डेट क्रिएट हो गया मेरा। ये शबी ने अब मुझे 80,000 देना है, ठीक। ठीक है। मैंने जो आपको दिए हैं मैं वही मांगने का हक रखता हूँ। ये बात यहाँ पर ये की जा रही है, समझ में आ रही है? मुझे 80,000 ही मांगने हैं आपसे। मैं 1 लाख का मुतालबा नहीं, अगर ठीक मैं है, 1 लाख बीइंग अ मांगू तो ये रिबा हो गारंटर। जाएगा। अच्छा सर, इसमें एक्चुअल, ये है कि बीइंग अ गारंटर आपने जितना मुझे पैसे दिए हैं, आप इनसे उतने ही डिमांड करेंगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गो के जो एक्चुअल डेट है वो तो ज्यादा का था, 1 लाख का था, लेकिन आपने मुझे डिस्काउंट दे दिया, मैंने आपको 80,000 पे कर दिए। ठीक है, तो अब मैंने एक्चुअली जो पे किया ना वही मांगने का हक रखता हूँ। अगर मैंने इससे ज्यादा मांग लिए तो वो रिबा हो जाएगा। मैं एक्चुअल डेट मांगूंगा तो वो तो ऑब्वियसली ज्यादा है, तो 1 लाख में मांगूंगा तो ये रिबा हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? जी ठीक है, थैंक ठीक यू। है, अब अगले पॉइंट पे आए। ये दूसरा पॉइंट, ये थोड़ा सा गंभीर पॉइंट हो, इस वजह से समझ में नहीं आ रहा। अब हम ये कर लेते हैं, आपने मुझे डिस्काउंट तो नहीं दिया, ठीक है, लेकिन मैंने एट द टाइम ऑफ पेमेंट मैंने आपसे कहा कि देखिए मेरे पास इस वक्त 1 लाख रुपए नहीं है, मैं आपको पीकेआर में अदा नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास फर्ज करें कि गोल्ड है, थोड़ा सा कोई गोल्ड रखा हुआ है,
तो वो मैं आपको दे देता हूँ। तो उससे आप अपना उसको डेट को हम इसको सेटल कर लेते हैं। मैं आपको ये गोल्ड देता हूँ, तो उसके एवज जो आपका 1 लाख रुपए शबी के ऊपर था, जिसकी मैंने गारंटी दी थी, तो मैं आपको ये गोल्ड देता हूँ। अब वो गोल्ड फर्ज कर लें, आई डोंट नो क्या रेट क्या चल रहा है और क्या रेट बनता है, लेकिन फर्ज करें 5 तोला सोना मैंने आपको दिया, ताकि इसके एवज इसका आपका ये डेट सेटल हो जाए। अब मैंने आपको दिए 5 तोला सोना देकर अपना ये डेट छुड़वा लिया, ठीक है। अब मुझे जाना है शबी के पास, इसलिए जाना है क्योंकि एक्चुअली तो डेट था शबी का, मैंने पे कर दिया, तो मुझे तो अपना अपना नुकसान तो मुझे नहीं करना ना, मैं जाऊंगा उनसे मुतालबा करूंगा। अब या तो मैं गोल्ड मांगू उनसे, 5 तोला जो मैंने आपको दिया है वही मांगू, या फिर ये कि मैं 1 लाख रुपए ही मांगू। तो ये जो आखिर में बात कर रहा है ना, वो ये कह रहा है कि आप ये देखेंगे कि आपने जो गोल्ड दिया था वो ज्यादा है, या आपने जो 1 लाख रुपए वो ज्यादा है, या बेअल्फाज दीगर, इन अदर वर्ड्स, या मैं कहूँ कि जो गोल्ड दिया था वो कम कीमत रखता है, या 1 लाख रुपए कम है। तो कह रहा है कि विच एवर इज लेस वो मैं मांगूंगा, ठीक है। अगर 1 लाख रुपए, अगर जो गोल्ड मैंने दिया है उसकी मालियत एट द टाइम ऑफ डिमांड, उसकी मालियत 1 लाख से कम थी, तो मैं गोल्ड मांगूंगा इनसे, या गोल्ड के बराबर रकम मांगूंगा। या फर्ज करें कि उसकी जो मालियत है वो 1 लाख से ऊपर थी, अगर 1 लाख से ऊपर हो, तो फिर उस सूरत में मैं 1 लाख रुपए ही लूंगा, क्योंकि विच एवर इज लेस का मतलब ये है इन दो में से जो भी कम अमाउंट का होगा वो मैं मांगूंगा, ठीक है। ये हमारा टाइम पूरा हो गया, मेरे ख्याल से हमें दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये जैसे ही बंद हो आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ये समझ में आ गई बात नूर आपको? नहीं, अगर नहीं भी आ रही ना तो कोई इशू नहीं, इसको एक दफा दोबारा पढ़ लें, और फिर आप दोबारा से वो कहीं रिकॉर्डिंग आप दोबारा से या तो देख लीजिएगा, सुन लिया, पूछ लीजिएगा, मेरे ख्याल ठीक में है। नहीं नहीं सर, समझ आ गया ये। खुद ही से रिकनेक्ट कर लें ताकि फिर दोबारा हो जाए। अभी वैसे कुछ सेकंड्स ही रह गए। सही है।